हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्टोनिक आइस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ कोरल रीफ्स। आज हम लोग ना जिंदा रहने का ना मकसद सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आज हम लोग को बेसिकली ये समझ में आएगा कि कोरल रीफ बनता कैसे है। ठीक है ना। हम लोग बहुत बहुत पढ़े हैं कोरल रीफ्स पीटी मेंस खूब किए हैं। हम लोग कितने तरह का हम लोग मतलब कि कोरल्स क्या होता है, जूजंथले क्या होता है, नेक्टॉन्स वगैरह, हम लोग बहुत सारा जू मतलब कि फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। क्या कंडीशन से होता है इसके बनने के लिए, रिक्वायर्ड कंडीशन वगैरह, और इसका मतलब कि कितने तरह के कोरल्स होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, अटॉल्स हम लोग देखे थे। उसके बाद मतलब कैसे कोरल ब्लीचिंग होता है, और कोरल ब्लीचिंग मतलब कि क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और क्या कोरल का यूज है। हम लोग पूरा होलिस्टिक कोरल्स का देखे थे। उतना अगर कर लीजिए ना तो पीटी मेंस कहीं से भी क्वेश्चन कोरल का नहीं छूटेगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि थ्योरी ऑफ कोरल रीफ या ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ बना तो है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा डेप्थ आपका जाएगा कि कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी ज्योग्राफर हैं तो क्या बताएं कि कोरल कैसे बनता है। तो अलग अलग जो अभी भी कोरल के बनने के लिए कोई भी मतलब कि ज्योग्राफर है ना, मतलब कि जो अपना अपना थ्योरी दिए है ना, एक थ्योरी कंप्लीट नहीं है। मतलब देखेंगे कि कौन सा थ्योरी सबसे बेस्ट है इसमें से, लेकिन कोई एक थ्योरी कंप्लीट नहीं है। तो सारा अलग अलग जो थ्योरी है ना मिला करके हम कह सकते हैं हाँ कि कोरल ऐसे बना हुआ होगा। ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों, आज देखते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं डाइविस का थ्योरी देखते हैं। डाइविस का तो डाइविस जो थे ना, वो उनका थ्योरी है, उसको बोलते हैं सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ डाइविस। तो सब्सिडेंस थ्योरी जो डाइविस का है ना, इसमें ये बोलते हैं ना, सब्सिडेंस मतलब क्या होता है, जो इरोजन बोला है। हाँ इरोजन बोला डाइविस ने। हाँ, वही डाइविस पिंक वही जाएगा। इवन मतलब कि जो मतलब कि इसमें हम लोग पढ़े थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे थे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कौन दिए थे? बेगनर। हाँ, तो अब मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे तो मतलब कि डेविस है, पेंक है, डार्विन है। ओह, डेविस लिख दिए हैं, सॉरी फ्रेंड, सॉरी। डेविस का भी थ्योरी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले डार्विन का पढ़ेंगे। डार्विन का थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद डेविस का पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि मतलब डार्विन को डेविस अपना थ्योरी दे करके कैसे अपना इस थ्योरी को मतलब दे करके प्रूफ किए कि डार्विन जो थ्योरी दे रहे हैं ना वो करेक्ट है। मतलब जो डार्विन का थ्योरी है ना वो सब्सिडेंस थ्योरी है। ठीक है ना। डार्विन का सब्सिडेंस थ्योरी है, उसके बाद मुर्रे का स्टैंडर्ड थ्योरी है, और डेली का ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी है। इसके अलावा और भी बहुत सा थ्योरी है, जैसे कि इसके अलावा और भी थ्योरी है, जैसे कि अगासिस का थ्योरी है, गार्डिनर्स का थ्योरी है, इसके अलावा डार्विन का थ्योरी है, ये डेविस का थ्योरी है। तो बहुत सा थ्योरी दिए हैं, तो वो सब हम समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि कैसे अलग अलग ज्योग्राफर है ना बाद में थ्योरी दे करके प्रूफ किए कि हाँ ये जो थ्योरी दिया हुआ ना सही है। माने कि हर ज्योग्राफर को मतलब कि ना पक्ष में कुछ ना कुछ ज्योग्राफर आए हैं बाद में जो बताए हैं कि हाँ ये सही बोल रहे हैं इस तरह से। तो हम लोग डार्विन का थ्योरी देखते हैं, जो सब्सिडेंस थ्योरी है। सब्सिडेंस मतलब होता क्या है? कोई भी लैंड है सबसाइड कर रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, पानी की तरफ जा रहा है। तो ऐसे समझो ना, एक हल्का सा एक आइलैंड बनाते हैं, जैसे कि हम लोग बनाते थे कोरल्स में। ठीक है, इस तरह से है, और यहाँ पे पानी का लेवल ना कुछ इतना है। ठीक है ना। अब ऐसे समझते हैं ना कि ये जो लैंड है हल्का सा सबसाइड किया, मतलब कि अब मानो कि ये जो लैंड ऐसा था, अब लैंड ऐसा आ गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब मानते हैं यहाँ पे कि लैंड सबसाइड करते करते ना कंप्लीटली लैंड ऐसे आ जाता है। ठीक है, 3 फेज हम लिए हैं, 3 स्टेज लिए हैं। लैंड यहाँ पे होगा हमारा इस तरह से, तो हमारा कोरल कहाँ ग्रो किया होगा? इस तरह से कुछ कोरल हमारा ग्रो किया होगा, जैसे हम पढ़ते थे। यहाँ पे इस तरह से ग्रो किया होगा कोरल हमारा। यहाँ पे ग्रो किया होगा तो क्या किया होगा? ये फ्रिंजिंग रीफ हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ होगा कि जो कोरल्स हमको यहाँ पे था, तो वो कोरल्स तो यहाँ चला आया क्योंकि सबसाइड कर गया ना। सोचो ना, इतना डेप्थ में हमारा यहाँ से सपोज हम समझो ना कि यहाँ से हमारा इतना डेप्थ में कोरल था, जो पानी का जो लेवल यहाँ था और पानी का लेवल यहाँ था। अब ये तो सबसाइड कर गया तो पानी का लेवल यहाँ चला आया, लेकिन कोरल तो यही था ना। तो इस कारण से क्या होगा, कोरल कुछ ऐसा ही रहेगा, कुछ यहाँ आएगा कुछ कोरल इस तरह से।
समझ रहे हो ना? हम्म। क्योंकि ये जहाँ कोरल था वहीं कोरल अभी भी है, बट ये पूरा लैंड सबसाइड हो गया तो ये कोरल नीचे ना आ जाएगा ये। अब यही तो पढ़े थे हम, इसको बोलते थे कि हम लोग क्या बोलते थे, बैरियर रीफ है। अगर याद है तो बताओ, बैरियर रीफ पढ़ाए थे ना, बताए थे कि यहाँ पे लेक बन जाता है ऊपर में, लगून बन जाता सॉरी लगून बन जाता है, बताए थे ना, बताए थे ये। तो बैरियर रीफ हो गया। अब यही पूरा अंदर, सपोज ये पूरा अंदर चला गया, अब ये यहाँ पे क्यों टच कर रहा है? यहाँ तक तो नहीं टच कर रहा था, पहले तो नीचे तक था, ये नीचे आएगा तो ये भी तो नीचे आएगा, बट ये तो सनलाइट की तरफ ग्रो करेगा ना, तो बाहर की तरफ हल्का ग्रो करेगा ना, पानी के लेवल तक आएगा ना, तो कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है, अब ये पूरा नीचे आ गया तो क्या हुआ होगा बताओ? जो हमारा क्या था, हमारा जो कोरल्स था, हमारा कुछ कोरल्स ऐसे होगा, ठीक है, और इधर से हमारा कुछ कोरल ऐसे होगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो पूरा सबसाइड कर चुका है, तो इस कारण से क्या होगा ना कि हर जगह कोरल ऊपर आने की कोशिश करेगा ना। जैसे कि कोरल मतलब कि यहाँ तो जैसे कि इस तरह से ग्रो कर रहा है, लेकिन अब क्या हो गया ना कि ये भी तो प्लेटफॉर्म मिल गया इसको धीरे धीरे, तो क्या करेगा ना कोरल कि ऐसे ग्रो करना चालू करेगा। ये जो है ना, ये कुछ ऐसे समझो, इस तरह से ग्रो कर जाएगा। ये हमारा लैंड है और कोरल जो ग्रो करेगा ना ऐसे ग्रो करेगा। ओ ये अटॉल हो गया, ये अटॉल हो गया हमारा, समझ में आया? ये पानी रहेगा यहाँ पे, ये लगून रहेगा यहाँ पे। अब ये जो तू देख रहे हो ना ऊपर, ये हर जगह रहेगा, इस तरह से रहेगा हमारा, इस तरह से रहेगा, बीच में पानी रहेगा। कहीं कहीं एक जगह ओपनिंग रह सकता है, नहीं अच्छा से डेवलप हुआ तो, लेकिन ये कंप्लीटली लगभग ये पैक हो जाएगा ये। ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लैंड के कहीं कहीं इस तरह से रहेगा, और यहाँ पे जो था ना लैंड के सटा हुआ रहेगा, यहाँ लैंड से हटा हुआ थोड़ा दूर पे रहेगा, यहाँ भी लगून बनाएगा लेकिन उतना पैक नहीं होगा, यहाँ पे कंप्लीटली घेर लेगा। समझ लो। तो ये जो डार्विन का जो सब्सिडेंस थ्योरी है ना, वो क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा थ्योरी बताते हैं, लिखो कैसे। डार्विन का सब्सिडेंस थ्योरी वो कहते हैं कि जो लैंड है ना, धीरे धीरे टेक्टोनिक मतलब कि रीजन से कारण लैंड धीरे धीरे सबसाइड करते चला गया है, और जिस कारण से पहले फ्रिंजिंग रिफ बना है, और फ्रिंजिंग रिफ ही बाद में बैरियर रिफ में कन्वर्ट हो गया है, और वही धीरे धीरे बाद में जाकर और जब सबसाइड किया ना लैंड, तो अटॉल में कन्वर्ट हो गया। इसमें कोई गलती नहीं है। ये थ्योरी, डार्विन का जो थ्योरी दिया हुआ है ना, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थ्योरी है, और इसको कोई अभी तक काट नहीं सका है। बाद में जो भी थ्योरी आया है, मुर्रे का स्टैंडर्ड स्टिल थ्योरी, या डैडी का ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी, या इवन डेविस का थ्योरी, बाद में या अगासिस का थ्योरी, गार्डनर का थ्योरी, बहुत सा थ्योरी आया है। इसको अपना थ्योरी इसमें कुछ एडिशन किया है, लेकिन इसको कुछ मतलब खारिज नहीं किया है थ्योरी को, इसको गलत प्रूफ नहीं किया है थ्योरी को। तो ये बहुत ही अच्छा थ्योरी है जो हम लोग को समझाता है, बट इसका भी अपना लिमिटेशन है ना, इसका भी अपना लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है इसका, ये बोलता है, लिमिटेशन देखोगे ना इसका, इवैल्यूएशन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि पूछ देगा ना, इवैल्यूएट कीजिए थ्योरी को। आजकल बहुत चल गया है, हालांकि ये सब थ्योरी में इवैल्यूएट करना नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी में पहले तो कोरल रीफ का ही क्वेश्चन आता है, थ्योरी का स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन थ्योरी का ऑरिजिन पूछेगा तो तुमको बताना पड़ेगा ये सब थ्योरी, और उसके बाद ऑरिजिन पूछ ले, थ्योरी पूछ ले, उसमें भी इवैल्यूएशन पूछ ले, थोड़ा सा अंदर लेवल का हो गया, लेकिन पूछ सकता है, तो हम लोग रेडी रहेंगे। उसमें 2-3 पॉइंट हम लोग रेडी रहेंगे। पहले बोलते हैं कि ये बोलते हैं क्या कि जो हम लोग का अटॉल बनता है ना, वो अलग से कोई अटॉल नहीं है, वो पहले फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, फिर अटॉल बनता है। अगर ऐसा रहा तब तो हम लोग को जैसे कि कोई भी, ये तो हम दिखा रहे हैं, दोनों साइड दिखा रहे हैं इसलिए ना, क्योंकि दोनों साइड हर साइड ग्रो करता है। कोरल जो रीफ होता है लैंड का, हर साइड में ग्रो करता है, जहाँ पानी रहेगा, सालो वाटर रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, प्रॉपर सब कुछ रहेगा, ग्रो कर जाएगा। अब ऐसे एग्जाम्पल लो ना, ये लैंड है, ये पानी है, और यहाँ हमारा ना ये कोरल हमारा ग्रो कर गया है। ठीक है। अब कहीं और हमारा मतलब कि हमारा कहीं और लैंड है, वहां पे मतलब कि हमारा मतलब कहीं और लैंड है ना, तो यहाँ पे कोरल ग्रो कर गया, यहाँ पे कोरल ग्रो करना चाहिए। मतलब इनका कहना है ना कि एक ही फ्रिंजिंग रिफ बना, उसी से बैरियर रिफ बना, उसी से अटॉल बना। अगर ऐसा है कि एक ही से फ्रिंजिंग बना, उसी से बैरियर, उसी से अटॉल बना, तब तो मतलब कि पहले कहीं एक फ्रिंजिंग रिफ बना होगा, ठीक है, और वही अटॉल बना, वही बैरियर रिफ बना, वही अटॉल बना। अगर ऐसा कंडीशन है तो मतलब कि ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों साइड एक ही लेवल पर रहेगा। ये हो सके ये कहीं और लेवल में रहे, ये कहीं और लेवल में यहाँ आके बन जाए, हो सके। ये कोई जरूरी थोड़े ना है कि जो हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, हमारा जो टेम्परेचर सैलिनिटी वगैरह का जो कंडीशन है,
एकदम एग्जैक्ट यही सेटिस्फाई करेगा, यहाँ भी तो सेटिस्फाई कर सकता है। हाँ तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही लेवल में बनेगा, लेकिन देखा गया कि जहां जहां पाया जाता है ना सब एक ही दोनों एक ही लेवल में रहता है एकदम, ऐसा देखा गया है। तो इसका मतलब ये थोड़ा थ्योरी का थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉबैक है हल्का सा। ये कहते हैं कि पहले ये ग्रो करता है फिर उसी से ये ग्रो करता है उसी से ये ग्रो करता है। अगर ऐसा रहा तो ये यहाँ है और उससे उससे ये ग्रो करे उससे ये ग्रो करे और ये नीचे भी रहेगा तो उससे भी ये ग्रो करना चाहिए, लेकिन ये तो एक ही लेवल में रहता है ना बेसिकली। हाँ तो ये मतलब इनका थ्योरी का ड्रॉबैक है। नहीं समझा तो छोड़ दो, उतना ज्यादा टेंशन में तो नहीं लो दिमाग पे। समझ में आ गया ना हल्का सा। हाँ सेकंड पॉइंट बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं कि सब्सिडेंस है, माने कि सबसाइड कर रहा है तभी होगा, लेकिन बहुत जगह ऐसा ही तो देखा गया है कि सबसाइड करने की जगह पर लैंड ऊपर उठ रहा है, ठीक है ना, लैंड ऊपर उठ रहा है और वहां भी मतलब देखा गया कि कोरल है। तो ये इनका ड्रॉबैक है ना इनका। तीसरा पॉइंट और भी समझ में आ जाएगा, वो भी ये है कि ये कहते हैं क्या कि मतलब कि लैंड जो है ना कि सबसाइड कर रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि टेक्टोनिकली अनस्टेबल हो, कहीं पे ऐसा नहीं हो, कहीं पे प्लेट मार्जिन्स वगैरह नहीं हो। हमारा पढ़े हैं ना प्लेट मार्जिन्स वगैरह, जहाँ प्लेट वगैरह कोलाइड करता है तो कहीं प्लेट मार्जिन्स नहीं हो और वहाँ का लैंड थोड़ा स्टेबल हो। जहाँ लैंड स्टेबल रहेगा तो वहाँ तो ना सब्सिडेंस होगा और ना वहाँ पे वो ऊपर उठेगा, तो वहाँ पे भी तो वहाँ पे तो फिर तो हमारा कोरस पाया ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी कोरस मिलता है। तो 3-4 पॉइंट इनका ड्रॉबैक आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो लिख देना, समझ में आ गया ना। हाँ उसके बाद इसमें समझा देते हैं ना। उसके बाद सेकंड है मुर्रे का थ्योरी है। मुर्रे का थ्योरी क्या कहता है ना, मुर्रे का क्या थ्योरी है, स्टैंडर्ड स्टील थ्योरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। स्टैंडर्ड स्टील मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टील मतलब होता है ना कोई भी चीज ना स्टैंडर्ड स्टील पे रुका हुआ है। मतलब इनका कहना था कि टेक्टोनिकली एक्टिव हो, मतलब नीचे जाके प्लेट हो, मतलब कोई भी लैंड मास है ना वो नीचे जा सबसाइड करेगा तभी होगा। डार्विन का सब्सिडेंस थ्योरी। मुर्रे का या स्टैंड स्टील है, इसको कहते हैं कि कोई भी लैंड है ना वो स्टैंड स्टील पे हो। जैसे कि मानते हैं ना कि ये मान लेते हैं ना, ये इस तरह से मानते हैं और मानते हैं ना कि ये कोई इस तरह से प्लेटफॉर्म था और ऐसे कर लो, इस तरह से था, इस तरह से था। सी के नीचे मुर्रे का कहना है कि जो हमारा फ्रिंजिंग रीफ होता है ना वो हमारा फ्रिंजिंग रीफ होता है ना वो शैलो प्लेटफॉर्म पे हमारा बन जाता है। जो हमारा बैरियर रीफ होता है ना, बैरियर रीफ होता है वो रीज होता है ना, रीज उस पे ग्रो करता है। और जो हमारा अटॉल होता है ना वो कोई उस तरह का प्लेटफॉर्म होता है ना, जैसे कि कोई वोल्कानिक जो ऊपर का वोल्कानिक का जो कोन होता है ना, वोल्कानिक कोन ऐसा ही होता है ना, जिससे निकलता है लावा गैस वगैरह, तो यहाँ पे ग्रो कर देगा ना चारों तरफ। तो उनका कहना था इसका कि जो ये इसका प्लेटफॉर्म के बारे में बोलते हैं कि सैलो वाटर रहेगा तो फ्रिंजिंग रीफ होगा, इलोंगेटेड रीज होगा तो वहाँ पे बैरियर रीफ होगा, और सर्कुलर कोई प्लेटफॉर्म होगा ना, कोई सर्कुलर प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे क्या करेगा, अटॉल जो डेवलप होगा, ये इलोंगेटेड रीफ होगा, ये सैलो वाटर में होगा। अब ये क्या कहते हैं ना कि जो हमारा जो लैंड है ना वो स्टैंड स्टिल है, लैंड मास हमारा है वो स्टैंड स्टिल है, रुका हुआ है। अब उसी में क्या है ना कि हमको किसी भी कंडीशन के कारण या तो इरोजन या हमारा डिपोजिशन के कारण हमको प्रॉपर बेस प्रोवाइड हो जाता है कोरल्स ग्रो करने के लिए। सपोज इनका कहना था कि हमको 30 से 35 फायदम के आसपास, हमको 30 से 35 फायदम अगर आ जाएगा ना हमारा, अगर हमारा जो बेस है 30 से 35 फायदम आ जाएगा ना तो हमको ग्रो कर जाएगा, ठीक है ना। 30 फायदम के आसपास मान लो, 30-35 यानी 30 फायदम के आसपास तो ग्रो कर जाएगा। एक फायदा में हमारा 1.8 मीटर के आसपास होता है, 58 मीटर के आसपास ये हो गया मोटा मोटी, समझ रहे हो ना, 50-55 के आसपास हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि ये है ना ये लैंड मास है, पहला लैंड मास है, ये बहुत ही ऊपर है, 30 फायदम नहीं है ये, तो कहेंगे क्या ना कि 30 फायदम से ऊपर रहना चाहिए तब ग्रो करेगा। तो 30 फायदम का मतलब कि मान लो ना कि कोई मान लेते हैं कि 30 फायदम हमारा ये आ रहा है, 30 फायदम हमको मान लेते हैं ना कि ये आ रहा है, ठीक है ना, 30 फायदम हमारा ये आ रहा है, ठीक है। अब कोरल ग्रो कर रहा है, ये हमारा सी सरफेस है, ठीक है ना, और 30 फायदम हमको है ग्रो कर रहा है, तो ये 30 फायदम से नीचे ग्रो नहीं करेगा, 30 फायदम से ऊपर ग्रो करेगा, तो यहाँ पे कोरल ग्रो कर जाएगा, आसानी से ग्रो कर जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी 30 फायदम का है, यहाँ पे भी कोरल ग्रो कर जाएगा।
अब ये देखो 30 फैथम से नीचे है तो क्या होगा, इस पे पहले डिपोजिशन होगा। जब डिपोजिट होके सी में है तो डिपोजिट होगा ना, कुछ उस पर सेटलमेंट्स वगैरह डिपोजिट होते जाएगा, डिपोजिट होते होते या फिर जो क्रिएचर्स मार रहा है क्रिएचर्स का उस पर धीरे धीरे डिपोजिट होते जाएगा, और डिपोजिट होते जब 30 फैथम जो पहुंचेगा, जब इसका प्रॉपर कंडीशन पे आएगा, इसका जो बेस है जब अपना एक लेवल पे आएगा, तब इस पे कोरल ग्रो होना चालू हो जाएगा, ग्रो होते होते फिर पहुंचेगा ऊपर तक। और मान लिया कि ये मान लिया कि होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी लैंड मास होता है ना जो कि सी सरफेस से ऊपर होता है, तो क्या होगा ना कि यहाँ पे ये कोरोड हो करके ये जब नीचे आएगा ना, मतलब कि ये ऐसा होगा ऐसा, लेकिन नीचे आ गया कोरोड हो करके यहाँ आ गया है, तब इस पे ये ग्रो करेगा। मैंने ये कहना है कि अगर प्रॉपर है बेस अवेलेबल है तो ग्रो कर जाएगा, अगर प्रॉपर बेस नहीं है तो ये इसको पहले डिपोजिशन होगा यहाँ पे, और या तो बेस बहुत ऊपर है तो ये पहले इरोजन होगा। माने कि इनका कहना था कि डिपोजिशन इरोजन के थ्रू जो लैंड मास है ना प्रॉपर कंडीशन में आता है, जितना ग्रो करने की जरूरत होता है 30 फैथम के आसपास, और तब उस पर जाकर कोरल्स ग्रो करता है। मुर्रे का कहना था, ये कह रहा है इसमें लैंड मास जो है वो स्टैंड स्टील पे है, इरोजन डिपोजिशन के कारण ऊपर नीचे हो रहा है बस प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, इनका ये कहना था। ये सब जो था ना, मान लो ना कि ऊपर में इस तरह से था, डिपोजिट हो करके नीचे आया है, कोई है जो कि इरोजन के थ्रू नीचे आया है, कोई डिपोजिशन के थ्रू ऊपर गया है, कोई पहले ही से हमारा सही प्लेटफॉर्म पे था, यहाँ पे है कि हमारा इरोजन हो गया, यहाँ पे इरोजन हो गया, यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी सही पे था, ये दिख रहा नहीं, तो ये हमारा हो गया। इसका मतलब कि स्टैंड स्टील का थ्योरी। इसका भी जैसे कि इवैल्यूएट करोगे ना तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि एक प्रॉब्लम तो ये है, ये कहते हैं कि एक ही जगह पे अगर दो लैंड मास अवेलेबल है और कोई बहुत ज्यादा हाइट पे है, कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में है, तो एक ही जगह पे बोल रहे हैं कि इरोजन भी होगा और डिपोजिशन भी होगा, ऐसा संभव नहीं है। जैसे कोई मतलब कि अगर कोई सी में अगर कोई एक जगह दो लैंड मास टाइप का अवेलेबल है, सेम टाइप का लैंड मास अवेलेबल है, अगर एक के लिए जो फैक्टर अवेलेबल होगा दूसरे के लिए तो वही फैक्टर अवेलेबल होगा ना। तो अगर इरोजन हो रहा तो इरोजन होगा दोनों का, डिपोजिशन हो रहा तो दोनों का डिपोजिशन होगा। अगर कोई करंट है या कुछ और है जो इरोड कर रहा है तो दोनों को इरोड करेगा ना। तो इस कारण से इनका थ्योरी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दूसरा थ्योरी कहते हैं कि 30 फैथम, तो 30 फैथम जो कहते हैं किस बेसिस पे कहते हैं, कोई ग्राउंड तो होना चाहिए ना कहने के लिए। तो ये 30 फैथम का ही बात करते हैं, वो भी उसमें भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है ज्योग्राफर के बीच में। फिर ये कहते हैं कि 30 फैथम से 30 फैथम इनके साथ 30 फैथम के ऊपर ही ग्रो करना चाहिए, लेकिन बहुत बार दिखा गया कि 30 फैथम के नीचे भी ग्रो, ये जो लिमिट के बारे में हम बोल रहे हैं, जो लिमिट लिए हैं वो किस बेसिस पे लिमिट लिए हैं, ये बोल रहे हैं कि 30 फैथम के नीचे भी तो अवेलेबल हमारा रहता है कोरल। ऐसा कोई जरूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 30 फैथम से ऊपर ही रहेगा, नीचे भी मिलता है हमको कोरल। तो ये भी हो गया। और उसके बाद और क्या बोलोगे? उसके बाद और क्या बोलो, और कुछ बोल सकते हैं क्या इसमें इवैल्यूएशन में? हो तो गया हो गया, 3-4 इवैल्यूएट में 3-4 पॉइंट बहुत काफी होता है। हाँ। समझ में आ रहा है ना। और एक तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या है, दिल्ली का ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी है। दिल्ली का ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी है। दिल्ली का ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी में ये कहते हैं ना, दिल्ली जो है अपना थ्योरी में कहते हैं कि प्लीस्टोसिन आइस एज, मतलब कि इनका कहना था ना कि प्लीस्टोसिन आइस एज से पहले ना, इनका मानना है कि ग्लेशियल एज के पहले, देखो बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि ग्लेशियल एज आया है पूरे मतलब ग्लोब पे, वर्ल्ड में, यानी कि पूरा बहुत जगह जहाँ जहाँ पानी था जम गया, मतलब कि इक्वेटर पे नहीं लेकिन और भी जगह बहुत जगह पानी जम गया, इक्वेटर पे भी बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर आ गया, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पूरा वर्ल्ड का टेम्परेचर गिर गया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ग्लेशियल एज आ गया। अभी हम लोग ग्लेशियर एज के अपोजिट जा रहे हैं, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, पूरा टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सी लेवल का टेम्परेचर बढ़ रहा है हर जगह। अब सी लेवल का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है ना। उसी तरह से सोचो, जब ग्लेशियल एज आया होगा, बहुत बार आया है, तो ग्लेशियल एज आया होगा तो क्या हुआ होगा, जहाँ तहाँ आइस जम गया होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया होगा, सी का सरफेस का नीचे चला गया होगा, सी का लेवल है ना बहुत नीचे चला गया होगा। तो डैबी का कहना था कि प्लीस्टोसिन एज में जब ग्लेशिएशन आया था ना, उससे पहले कोरल एग्जिस्ट नहीं करते थे। इनका मानना था जब ग्लेशियल एज आया तो क्या हुआ ना, ग्लेशियल एज आया तो इनको कहना था कि ग्लेशियल एज आया ना तो जो हमारा जो लैंड मास था ना, हमारा जो लैंड मास था, तो यहाँ तक हमारा सपोज पानी था पहले, ठीक है ना। यहाँ से ग्लेशियल एज आया ना तो इनका मानना था कि ये हमारा जो ग्लेशियल एज आया ना, ये ग्लेशियल सरफेस हमारा यहाँ तक आ गया, ये वाटर सरफेस था, ये ग्लेशियल सरफेस था,
इसको भूल जाना थोड़ा देर के लिए, इसको भूल जाओ, मान लो कि ऐसे ही था, इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। ऐसे था हमारा लैंड मास, ठीक है। तो लैंड मास था, उसको यहाँ तक वाटर सरफेस था, वाटर का लेवल यहाँ तक था सी का। अब ग्लेशियर ले जाने का ना वाटर का सरफेस नीचे आ गया, ऑब्वियस सी बात है, सब बर्फ जम जाएगा तो पानी का नीचे लेवल आ जाएगा, आ गया यहाँ तक। अब क्या हो गया, जो पानी यहाँ से यहाँ तक गया ना, वो क्या किया ना कि धीरे धीरे इसको इरोड करते गया। पानी घाटेगा तो इरोड करेगा ना, इसको इरोड करते गया। तो ये क्या है ना कि ये इस तरह से ये बन गया, और ये ना ये इरोड हो गया इतना यहाँ का जो फिर हमारा जो देखोगे ना, हमारा जो देखोगे, ये जो हमारा जो था जो लैंडमास दिख रहा है तुमको कुछ इस तरह से दिखा होगा, यहाँ से ऐसे आया होगा, लेकिन इरोड होने का यहाँ से ऐसे इतना इरोड कर दिया, ये ऐसे अब आ गया है ये, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा वेव इसको कट किया है, वेव कट प्लेटफॉर्म बन गया है, ये वाटर घटा तो ये 30 फैथम के आसपास नीचे चला गया। इनका मानना था 30 फैथम के आसपास नीचे चला गया, 33 से 38 मानते हैं ये रेंज, 33 से 38 फैथम नीचे चला गया, ठीक है ना, ग्लेशियल एज में। अब उस समय में कोई हमारा कोरल्स नहीं था, लेकिन ये बोले या कोरल्स था भी, तो कोरल्स था भी ना, मतलब ऐसा मान लो कि कोरल्स था भी, तो वो वाटर का एक्सपोजर होने के कारण ना, वाटर का एक्सपोजर होने के वाटर खत्म हो गया, तो एयर का एक्सपोजर होने के कारण ना कोरल डेड हो गया, डेड हो जाएगा ना कोरल, एयर एक्सपोजर होगा तो। या बहुत ज्यादा ग्लेशियर ले जा गया तो टेम्परेचर हमारा जो रिक्वायर्ड होता है वो तो मिलेगा ही नहीं, 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मिलेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर आ जाएगा, तो कोरल हमारा धीरे धीरे डेड हो गया। अब कोरल डेड हो गया तो अब क्या हो गया ना, जब ग्लेशियल एज खत्म हो गया तो यहाँ पे जो कोरल का बेस था जो डेड हो गया था, उस पे से क्या हो गया ना कि कोरल धीरे धीरे ग्रो करना चालू कर गया, ठीक है ना। कोरल धीरे धीरे क्या हो गया, ग्रो करना चालू कर गया। तब ऐसे मानो ना कि ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है ना, ये तो हमारा ग्लेशियल इसका वाटर का सरफेस है ना, ये ग्लेशियल है ये। तो अब जैसे जैसे सी लेवल राइज हो गया फिर धीरे धीरे हमारा, तो राइज हो गया तो क्या होगा, ये हमारा बेस है ना, यहाँ पे समझ हमारा डेड वाला कोरल पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारा डेड वाला कोरल पड़ा हुआ है इस तरह, ठीक है ना। अब इसी बेस पे क्या करेगा ना कि नया कोरल, अगर कुछ हल्का कोरल जो जिंदा रह गया होगा, कोरल बताया ना कि तुरंत डेड नहीं करता है, हजारों हजार साल तक मर जाता है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं मरता है। अगर कम्प्लीटली मर गया तो खत्म ही हो गया। कहीं कहीं ऐसा होगा ना वर्ल्ड में कि कम्प्लीटली नहीं डाई किया होगा, तो ये तो हमारा जो डेड वाला प्लेटफॉर्म है ना। अब इसी पे न्यू कोरल ना, ये तो वेव कट कर दिया है, न्यू कोरल यहाँ से ग्रो करना चालू करेगा, ऐसे 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 इस पे ग्रो करेगा इस तरह से, समझ रहा ना, इस तरह से न्यू कोरल ग्रो करेगा, कहाँ तक, जहाँ तक वाटर सरफेस है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा इस तरह से, समझ रहा। ये हमारा पहले से कोरल है, ये हमारा बेस है। तो उनका ये कहना था, डेली का ये कहना था कि ग्लेशियर के कारण हर जगह क्या हुआ है ना, कि हर जगह मतलब कि हमारा वाटर का सरफेस नीचे चला गया, और उसके बाद ये वेव है ना जिसको कट करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, और उसके बाद सब कोरल से डेड हो गया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि कोरस उस पर ना फिर धीरे धीरे जैसे सब पानी सरफेस ऊपर उठा है ना, तब कोरस उठते गया कोरस ऊपर आ गया, ठीक है ना। यही कहना था इनका, और कुछ खास इनका थ्योरी नहीं है। इनका कहना था कि जो फ्रिंजिंग रीफ बनता है वो वेव कट, जो स्मॉल वेव कट प्लेटफॉर्म होता है ना उस पे बनता है, और जो बैरियर रीफ बनता है वो लार्ज वाला जो हमारा वेव कट प्लेटफॉर्म होता है, ऐसा ही लार्ज वेव कट प्लेटफॉर्म होगा उस पे बनेगा। और जो अटॉल बनता है ना वो मतलब कि आइसोलेटेड कोई लैंड मास होता है ना, आइसोलेटेड कोई लैंड मास है जहाँ पे थोड़ा सा बड़ा एरिया है, जहाँ पे सर्कुलर टाइप का फैला हुआ है, तो वहां पे बनता है। समझ में आ गया ना, ये कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। इनका ड्रॉबैक भी देखोगे ना, तो ड्रॉबैक भी है कि इनका थ्योरी का ड्रॉबैक भी है कि जैसे कि देखोगे कि इसमें तो कहते हैं कि 30 से 38 तक ही मतलब कि ये इरोड करेगा, तो इसमें भी वही आ जाएगा ना ड्रॉबैक कि 30 से 38 के ग्रो इसको तो इसके ऊपर ही ये ग्रो करेगा ना फिर तो हमारा कोरल रीफ, लेकिन इसके नीचे भी तो कोरल रीफ देखा गया है, तो ऐसा नहीं है। और उसके बाद फिर प्लीस्टोसिन एज के पहले ये कहते हैं कि ज्यादा मतलब कोरल्स था ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था, तो मतलब कि ऐसा नहीं था, तो ये जो वेव कट जो हमारा प्लेटफॉर्म बना है ना, वेव कट प्लेटफॉर्म बना है ना, वहाँ पे पहले भी कोरल्स देखा गया है, मतलब पहले भी कोरल्स देखा गया। और कभी कभी क्या हुआ है ना कि जो हमारा जो कोरल्स बना है ना, ये जो कोरल्स बना है, और ये तो फिर हमारा क्या हो गया कि कोरल्स हमारा जो वेव कट बना है इसमें कोरल्स हमारा बन गया, बाद में बन गया ना कोरल्स। लेकिन क्या हो गया ना कि अभी देखा गया है ना कि कभी कभी कि ये जो वेव कट है जो प्लेटफॉर्म है ना, और जो कोरल्स हमारा बना है ना, उसके बीच में भी कभी कहीं आइलैंड दिखता है,
तो अगर अगर ये कम्प्लीटली हमको ये अगर हमारा इरोड हो जाता तो आइलैंड्स नहीं दिखता ना ये। तो इस तरह से इवैल्यूएशन में ज्यादा नहीं जाना है, बेसिक बेसिक जो है ना उसी को बता देना है। इवैल्यूएशन में यहाँ देख लो ना कि 30 से 38 तक ही काटे हैं, उसके नीचे भी हमारा कोरस है, तो वो सब इनका ड्रॉबैक ही है इनका। और इस तरह से है ना कि तीनों थ्योरी मिला करके ना अगर देखोगे ना तो कोई एक थ्योरी है ना कम्प्लीटली तुमको इसका नहीं बताता है कि कैसे मतलब कि कोरस बना हुआ होगा। कुछ है जो कि इसमें मिलेगा, कुछ तुमको इसमें मिलेगा, क्योंकि हमेशा ये कहते हैं कि हमेशा जो लैंड है सबसाइड कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं। ये कहते हैं कि स्टैंड स्टील पे है, तो यहाँ पे ये स्टैंड स्टील कंडीशन में ये बताते हैं, सबसाइड होता है उसके कंडीशन में ये बताते हैं, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी में ये बताते हैं, तो वो भी इसमें भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, अपने आप में सब सही है। लेकिन सब मिला करके ना मैंने कि एक होलिस्टिक रूप से हमको समझ में आता है कि हाँ कोरल्स कैसे बना हुआ होगा। जब लैंड सबसाइड कर रहा होगा तो कैसे बना हुआ होगा, फिर लैंड हमको स्टेबल होगा तो कैसे बना हुआ होगा, ठीक है ना। लैंड सबसाइड नहीं कर रहा होगा लेकिन पानी का लेवल हो सके नीचे जा रहा होगा, तब कैसे बना होगा हमको हो सकता है ना। लैंड पानी का नीचे जा रहा है मतलब क्या हो गया, लैंड ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे समझ लो इसके उल्टा है पूरा, यहाँ पे कह रहे हैं कि लैंड सबसाइड कर रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि लैंड सबसाइड नहीं कर रहा है, पानी नीचे जा रहा है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि लैंड ऊपर आया होगा किसी कारण से। ये कह रहे हैं कि हमारा लैंड ना सबसाइड कर रहा है ना ऊपर आ रहा है, हमको ये स्टैंड स्टील है, स्टैंड स्टील है। तो तीनों मिला करके लैंड ऊपर नीचे स्टैंड स्टील तीनों कंडीशन को तीनों जो ज्योग्राफर है ना वो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों, थैंक यू।